अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बात करेंगे वो एक तो हम आपको उस खबर पर बात करेंगे कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर, इल्ज़ाम कह लें, जो उनको खत में लिखा है उन्होंने कि वो उनको क्यों नहीं एलिवेट किया जा रहा और दीगर जजेस क्यों लाया जा रहा, इसके ऊपर बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्यों ये जजेस एक खास अंदाज में अब देखा जा रहा है और स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट से जजेस लाने के ऊपर क्यों बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो आप कह लें कि रिलक्टेंस है सुप्रीम कोर्ट में, वो ज़रा हम आपको बताएंगे उसकी वजह क्या है। और हालांकि जजेस लाहौर हाई कोर्ट से ज़्यादा गए हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हुए ज़्यादा गए हैं, लेकिन वजह क्या है हम ज़रा आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी हम आपको खबर देंगे वो है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी उसमें एक जो मौजूद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो कुछ बातें थी वो बड़ी गुज़िश्ता रोज़ और उससे गुज़िश्ता रोज़ हुई बातें बड़ी कुछ अलार्मिंग है कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि वो सब पर मीडिया पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ुद वो क्या कर रहे हैं, इस पर भी आपको ज़रा आगाह करेंगे। जबकि ये तमाम मामलात एक जो फेक न्यूज़ के नाम पर जो एक हमारे इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो एक अरसे से इसके ऊपर वो एक बयानिया 5th जनरेशन वार के नाम से घड़ रहे थे, तो अब उस बयानिए में उनके जो हामी है वो हमारे बाज जुज वक्ती सहाफ़ी दोस्त बन गए हैं। और इसके अलावा जो हमारी एक अब नई नई हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नवाज, उसको भी अब समझ आने लग गया है, वो भी वही बयानिया दे रहे हैं। और अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी सोशल मीडिया को वबा का नाम दे रहे हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये किस तरफ बात बढ़ रही है, जरा इस पर भी आज बात करते हैं। तो देखिए, पेशावर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, इन्होंने एक खत लिखा है गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। 4 सफ़हात का ये खत है जिसमें उन्होंने अपने आप को एलिवेट ना करने पर सवालात उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि जी वो ना सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, बल्कि वो इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी उसमें आते हैं। तो वो ये बताते हैं कि लाइक उनको एलिवेट नहीं किया जा रहा। उन्होंने एतराज़ किया है लाइक इनडायरेक्टली तरीके से कि जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में इसी गुज़िश्ता माह एलिवेट होकर आए हैं, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कि उनको कर दिया गया, जबकि इब्राहिम खान साहब का जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनका कहना है कि उनको नहीं कंसिडर किया गया और ये क्या फेवरेटिज्म किया जा रहा है उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि इसमें लॉबिंग चलती है और मेरी क्योंकि लॉबिंग नहीं, लेकिन मैंने 31 साल दिए हैं इस प्रोफेशन को और मुझे नहीं इसमें कंसिडर किया गया। तो ये उनके एतराज़ात थे जो उन्होंने किए और ये बड़े सीरियस चार्जेस थे उनकी तरफ से। लेकिन इसकी आपको कुछ वजूहात भी समझ होंगी। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं, वो अगले तकरीबन 1 हफ्ते में रिटायर हो जाएंगे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के तौर पर। और उन्होंने ये नहीं कहा कि जो चीज़ उन्होंने नहीं नोट की कि 17 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में, 13 जजेस सिंध हाई कोर्ट में और 3 जजेस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनसे सीनियर हैं, उनको भी नहीं कंसिडर किया गया। लेकिन ये बात फिर भी जो है वो ये है कि जो चीज़ शायद उनको सोचनी और समझनी चाहिए, और मेरे ख्याल में शायद वो जानते भी होंगे कि उनके ऊपर जो पिछले कुछ अरसे से जो हुक्मरान जमात है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके खिलाफ एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो
पीटीआई के लोगों को रिलीफ क्यों देते हैं, उनको जमानतें क्यों देते हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो वो जमानतें मुझे तो तमाम की तमाम मेरिट पर मिलती नजर आ रही हैं, क्योंकि वजह यह है कि आप एक एक लीडर के ऊपर 51 मुकदमात झूठे दर्ज कर दें। किसी के ऊपर आपने मुकदमा दर्ज किया हो, एक ही बंदा वो बिलफर्ज लाहौर में मौजूद है, उस पर आपने मुकदमा पिंडी में भी दर्ज कर दिया है, पेशावर में भी दर्ज कर दिया है, डीआई खान में भी दर्ज कर दिया है कि जी इसने 9 मई को हमले किए। ये तो नहीं हो सकता ना। तो फिर जाहिर बात है कोर्ट्स को पता होता कि यार ये एक हरासा करने के लिए मुकदमा आता है, तो कोर्ट्स तो जमानत देती है, तो वो बिल्कुल मेरिट पे जमानतें दे रहे हैं। लेकिन सारी बात है फिर एस्टेब्लिशमेंट और लोगों को नहीं पसंद आ रहे, तो ये बुरा भला करवा रहे हैं, उनके खिलाफ कैंपेन करवा रहे हैं। और फिर ये है कि इसी वजह से, क्योंकि अब जारी बात है आपको पता है ये हुक्मरान जमात और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और ये सारे आजकल चीफ जस्टिस काजी फाइसा को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, और वो भी इसी वजह से इन्हीं को सबसे गौर से सुनते हैं, ऐसा ही तासुर है। अदरवाइज बाकी तो सबको वो कहते हैं कि जी जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा को प्रेज नहीं कर रहा, उनको शायद ये लगता है कि वो सारे फेक न्यूज़ करते हैं, वो वबा है, वो गंद है, ये सारे वर्ड्स वो यूज़ करते हैं ना बेंच में बैठ के। तो इस वजह से जस्टिस इब्राहिम खान साहब आपको कभी नहीं कंसिडर किया जा सकता था, आपको आइडिया होना चाहिए। और अब लेकिन बात यह है कि आपको ये देखना होगा पिछले कुछ अरसे में 4 जजेस रिटायर हुए हैं, जबकि एलिवेशन चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के दौर के अंदर अभी तक एक हुई है। उनको हालांकि चीफ जस्टिस बने हुए अब 6 माह से ज्यादा हो गए, 7वां माह उनका चल रहा है। जो एलिवेशन जो जजेस रिटायर हुए हैं, साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल अगेन पंजाबी जज थे, लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए थे। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी वो रिजाइन कर गए, बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको सैक भी कर दिया, वो भी अगेन पंजाबी जज थे, लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए थे। जस्टिस एजाजुल हसन अगेन रिजाइन कर गए, वो भी लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए पंजाबी जज थे। फिर हाल ही में गुज़िश्ता माह रिटायर होने वाले जस्टिस सरदार तारिक मसूद सीनियर प्रिविलेज जज थे सुप्रीम कोर्ट के, अगेन ये भी लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए जज थे। जस्टिस जो अब इन जजेस को अगर आप देखें तो एक जज इनमें से सितंबर 2023 में रिटायर हुए, दूसरे जनवरी में मुस्ताफ़ी हुए, तीसरे में भी जिसे कहते हैं जनवरी में भी मुस्ताफ़ी हुए, और चौथे जज अभी मार्च में रिटायर हुए। लेकिन अभी जो जज लाए गए वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाए गए चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ऑनरेबल जज है, अच्छी रिप्यूट है। कल उन्होंने बेंच के अंदर जिस तरह बात की उससे बड़ा हौसला भी मिला कि वो कोई इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं। लेकिन उसकी एक पीछे वजह जुडिशियल पॉलिटिक्स भी है। वो ये है कि वैसे तो देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस गए हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट से रिप्लेसमेंट में जजेस लाने चाहिए थे। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल लॉ का जज नहीं बैठा हुआ। 2 जजेस थे क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट, एक जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद, दोनों जा चुके हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के बारे में वकला ये कहते हैं कि वो जो चीफ जस्टिस कादी फाइसा या उनके जो लाइक माइंडेड जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा खदशात रखते हैं, या आप कह लें डरे हुए हैं, या व्हाटएवर जो भी। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ये एक उनका तासुर है कि लाहौर हाई कोर्ट में बहुत से जजेस, मेजॉरिटी या तकरीबन सारे ही, वो चीफ जस्टिस साकिब निसार या साबिक जस्टिस अजमत सईद शेख या साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, इनकी लॉबी के जजेस हैं, और वो कोई भी आएगा तो चीफ जस्टिस कादी फाइसा का धड़े में शामिल नहीं हो सकेगा। तो वो वकला कहते हैं कि वो फिर इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट के से वो जज नहीं लाना चाह रहे, घबराए हुए हैं, क्या करें। अब रिलायंस फिर किसी
या तो और ही इदारे पर करना पड़ेगा जो कोई इंटेलिजेंस इकट्ठी करके फिर नाम शॉर्टलिस्ट करके देगा, तो फिर कोई ऊपर आएगा। समझ गया ना? तो पहले भी तो इसी तरह ही होता रहा ना, किसी तरह पिक एंड चूज होते रहे। तो अब भी यही वकला कहते हैं कि ज़हनियत पाई जाती है। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ अभी तक हाथ नहीं डाला जा रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने लाहौर हाई कोर्ट में सर्व भी नहीं किया, ना ही वो लाहौरी ग्रुप को कुछ ज्यादा जानते हैं। तो वो अभी बड़ा उस मामले में मोहतात है और वो नहीं उस तरफ जा रहे। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई लाहौर हाई कोर्ट से भी जजेस एलिवेट हो, लेकिन फिलहाल चीफ जस्टिस कादी फाइसा का जो फोकस है वो उनका, जो उनके करीबी वकला हैं और जो उनसे रेगुलर लोग मिलते हैं, उनका ये कहना है कि उनका फोकस लाहौर हाई कोर्ट से जज लाने को अवॉइड करना है। तो अगर वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को इस नज़र से मुबैना तौर पे देख रहे हैं, तो फिर यकीनन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उनका भी एलिवेट ना होना समझ आता है कि वो फिर शायद इनकी लॉबी के नहीं थे। तो अब जरा आ जाइए अगले मामले के ऊपर। वो है कि कल मौजूद चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने कहा कि जस्टिस वो तसद्दुक जिलानी जो थे, एक तो उन्होंने तस्दीक की कि उनका नाम उन्होंने ही रिकमेंड किया था वज़ीर आज़म से मीटिंग में कि उनको बनाया जाए चेयरमैन उस कमीशन का। दूसरी तरफ वो ये कहते रहे कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने जो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन से रिक्यूज किया, उसकी वजह यह थी कि उन पर तनकीद शुरू हो गई थी, जाती हमले शुरू हो गए थे और इतना उनके ऊपर किया गया कि इस माशरे में कौन सा शरीफ शख्स ऐसी पोजीशन लेना चाहेगा जब इतना उसके बारे में कहना है और तरह तरह की बातें शुरू हो जाए। अब पहली बात यह है कि चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब एक तो बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहे थे जस्टिस तसद्दुक जिलानी की क्रेडिबिलिटी पर, उस जज की क्रेडिबिलिटी पर जिसको वो कहते हैं कि मैंने इसलिए नामजद किया था कि बड़ा क्रेडिबल और साख वाले जज थे। और दूसरी तरफ वो फिर ये भी एतराफ कर रहे थे कि उन्होंने एक कमजोर जज को नामजद किया, कि जो सोशल मीडिया का सो कॉल्ड प्रेशर नहीं ले सका, जो मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस कादी फाइसा का संगीन इल्जाम है। तो सोचिए, जो सोशल मीडिया का जज प्रेशर नहीं ले सकता था, वो एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर ले सकता था कि अगर उसने उसी एस्टेब्लिशमेंट को और उसी एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसीज को, उसी एग्जेक्टिव के मातहत एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करना होता। ठीक है, कि जिसके प्रेशर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस लिखते हैं कि एक जज को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, उसका ब्लड प्रेशर इतना शूट अप किया, किसी घर से बेडरूम से कैमरे निकले, फैमिली के निजी लम्हात की वीडियोस रिकॉर्ड हुई थी, कहीं से ऑडियोज डिवाइसेस निकल आई, किसी जज के घर क्रैकर फेंक दिए, किसी के रिश्तेदार को उठा के करंट लगा दिए। उन एजेंसीज का जो इतने खौफनाक मुबैना तौर पर हथकंडे इस्तेमाल करती हो, फिर जस्टिस तसद्दुक जिलानी उनका प्रेशर ले सकते थे क्या? और दूसरी बात यह है कि आप जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का अगर लेटर पढ़ें, उस लेटर में उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो किसी दबाव में छोड़ रहे हैं। उस पूरे लेटर में उनका मुकदमा ही ये है कि मैं इसलिए ये कमीशन छोड़ रहा हूं क्योंकि एक जजेस का जो खत है वो खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के लिए है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए है, तो उनको इसका मुदावा करना होगा। मेरा फोरम उनके जजेस के ग्रीवियंसेस का मुदावा नहीं कर सकता। दूसरा उनका यह कहना था कि जो हुकूमत ने जो TORs बनाए, वो TORs भी जजेस के खत के ऊपर की जाने वाली तहकीकात से मुताबिकत नहीं रखते। ठीक है, तो ये सब कुछ वो कह रहे हैं अपने रिक्यूज करने की वजह, जो उन्होंने तहरीरी तौर पे दिया है। ठीक है, वो कुछ कह रहे हैं, मौजूद चीफ जस्टिस कादी फाइसा उनके तहरीरी जवाब की जगह अपने इल्जाम को दोहराए जा रहे हैं।
ये कैसा था। और मैं हैरत थी कि साइड पे बैठे हुए तमाम जजेस ये सब कुछ सुनते रहे। तकरीबन 1 घंटा के करीब चीफ जस्टिस काजी फायसा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, जो बज़ाहिर तमाम सहाफ़ी भी कह रहे हैं, तमाम वकला भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड मैच चल रहा था, कि पहले से स्क्रिप्ट तय क्या हुआ होता कि मंसूर उस्मान अवान साहब आप ये कहेंगे तो फिर मैं ये रिमार्क्स दूंगा, फिर आप ये कहिएगा तो मैं ये कहूंगा। एक स्क्रिप्टेड पूरी फिल्म ऐसा लग रहा था कि चल रही थी। ठीक है, तो वो अगर ये सब कुछ होगा तो साथी जजेस जिस तरह खामोश बैठे रहे, ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया था। बिलाखिर इवन के जस्टिस अतर बिरला ही बोले कि उन्होंने कहा कि मुल्जिम एग्जेक्टिव हो तो क्या वो अपनी तहकीकात कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो हुक्मरान जमात है और उसके इत्तेहादी जो सहाफ़ी हैं, जिनका आज टॉन्ट उन्होंने भी अपने आर्टिकल में किया, फैसल सदीकी साहब ने डाउन में, कि गवर्नमेंट एंड देयर सपोर्टेड जर्नलिस्ट मीडिया पर्सन्स, ठीक है, वो और जो उनके ट्रोल्स अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी है वो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ही देनी होगी। यानी कि सबका इस वक्त फोकस ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से इस मामले को लेकर आगे मत बढ़े, वो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दे। और ऐसे में 26 दिन की चीफ जस्टिस काजी फायसा तारीख डाल देते हैं, 26-27 दिन आगे की, कि इस दौरान फिर जो मर्जी एजेंसियों ने कहानी भी घड़नी हो, गेम भी करनी हो, सबूत में मिटाने हो मिटाए। हम ऐसा ही फिर हो सकता है, इतनी लंबी इतने सीरियस मामले की तारीख दी जाए तो उस दौरान तो वो यही करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि जस्टिस ने उनको कहा कि ये करो, लेकिन उनको तो मौका मिल जाएगा अगर मुबैना तौर पर उन्होंने कुछ किया हुआ है कि वो उस सबको साफ कर ले। और फिर आप ये देखिए कि फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा बगैर सबूत के अब खुद भी एक इल्जाम लगा रहे थे तसद्दुक़ सैयद जिलानी साहब पर, जबकि तसद्दुक़ सैयद जिलानी साहब का खत उसके बिल्कुल बरक्स है। तो क्या हम कहें चीफ जस्टिस काजी फायसा, जो कल मतीउल्लाह जान साहब ने रात को ट्वीट की, वो अपने यूट्यूब चैनल से फेक न्यूज दे रहे थे और वो डॉलर कमाना चाह रहे थे, जो उन्होंने उससे गुज़िश्ता समात पे इल्जाम लगा दिया तमाम सहाफ़ियों पर कि वो यूट्यूब से डॉलर कमाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो भाई बात यह है कि आप कैसे ये इतने संगीन इल्जामात बगैर सबूत के हिरसे पे लगा सकते हैं, और वो भी आप मुनसिफ़े आला होकर। ठीक है, मैं इस मौके पर एक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो 2009 में बना था, उसका आर्टिकल 5 पढ़ना चाहूंगा। फंक्शनिंग एज he does in full view of the public, a judge gets thereby all the publicity that is good for him. He should not seek more. In particular, he should not engage in any public controversy, least of all on a political question, notwithstanding that it involves a question of law. ठीक है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एक जज ऑलरेडी उसकी एक शोहरत होती है क्योंकि वो एक जज होता है और वो अवाम की नज़र में होता है क्योंकि वो इंसाफ कर रहा होता है, कोर्ट में बैठा होता है। ठीक है, तो कहते हैं ये इतनी ही शोहरत उस जज के लिए काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ना ही उसको किसी ऐसे तनाज़ा में पढ़ना चाहिए जो सियासी नोयत का हो। उसको सिर्फ कानूनी सवालात तक और कानूनी मामलात तक महदूद रहना चाहिए। अब चीफ जस्टिस काजी फायसा कल 1 घंटा जो बोलते रहे, ठीक है, क्या ये अपनी वजाहतें देना और अपने लिए उस बेंच को इस्तेमाल करना नहीं था इस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक? क्या कर रहे थे वो? फिर जिस किस्म के वो इल्जामात लगा रहे थे, उसके बाद शायद उनके साथ बैठे हुए जजेस इसीलिए खामोश रहे, हालांकि रिजर्वमेंट सबके चेहरे पे वाज़ेह नजर आ रही थी। जस्टिस काजी फायसा कर रहे थे, उस रिजर्वमेंट का इजहार फिर जस्टिस अतर बिरला ने भी किया कि इफ्तिखारुद्दीन को जमानत किसने दी, और सबको पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है। ये अलग बात है कि अगर कोई
ये एक्टिंग करना चाहे, कि ये जाहिर करना चाहे कि उसको तो नहीं पता मुल्क में कुछ हो रहा है, ठीक है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बोला कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के नहीं बैठ सकते जो कुछ हो रहा है, ठीक है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ये कोल और फेल में तजाद नजर आ रहा है एग्जेक्टिव के। तो सब जजेस बोले, जैसे जमाल खान बंदोखिल बोले कि भाई फ्यूचर के लिए कम से कम इस सब को रोक ले। जबकि चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने इंतहाई आराम से कहा कि मेरे अंडर तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर होगा तो मैं तो नहीं टॉलरेट करूंगा, अगर अदलिया पर कोई दबाव होगा मैं और मेरे भाई खड़े हो जाएंगे। भाई 1 साल से वो जजेस आपको कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, वो कह रहे हैं हमने मई 2023 में आगाह किया था, उसके बाद भी वो खतूत लिखते रहे, यानी कि 1 साल से उनके मामला चल रहे हैं। ये जो हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के नए नए इत्तेहादी जर्नलिस्ट हैं, जो आजकल टीवी स्क्रीनें जिनको दिलवाई गई है, भारी तनख्वाहें दिलवाई जा रही है, जो कहते हैं ये टाइमिंग देखें जी जजेस के खत लिखने की। अरे भाई टाइमिंग, अब क्या वो 1 साल से अपने इदारे के अंदर रो रहे हैं, नहीं सुनीगी तो उन्होंने खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा। तो जजेस का जिस अंदाज का कंडक्ट था बेंच के अंदर, उसके ऊपर आर्टिकल 9 आपको समझ आता है कि क्यों जजेस इस अंदाज में उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फाइसा की जो बातें थी शायद उसको कन्फ्रंट नहीं किया। वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 9 पढ़ना होगा, जो कहता है इन हिज जुडिशियल वर्क एंड हिज रिलेशंस विद अदर जजेस अ जज शुड एक्ट ऑलवेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी विद इन हिज ओन कोर्ट as well as among all courts and for the integrity of the institution of justice. Disagreement with the opinion of any judge, whether of equal or of inferior status, should invariably be expressed invariably be expressed in terms of courtesy and restraint. यानी कि वो कह रहे हैं कि साथी जजेस को अगर दूसरे जज से किसी की राय से इख्तलाफ भी है तो उनको इस अंदाज में करना है कि अदालत की और साथी जज की इज्जत में मजरू ना हो और वकार भी बरकरार रहे। तो इसी वजह से जजेस नहीं बोलते होते इस मौके के ऊपर, या ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं करते होते। तो ये जो फैक्टर्स हैं, अब इस वजह से जिस अंदाज में चीफ जस्टिस काजी फाइसा कल सोशल मीडिया जिस सब एरिया को टारगेट कर रहे थे, तो इसी वजह से आप देखिए कि हुकूमत को ये दिलेरी कहां से हासिल हुई है कि उन्होंने 17 फरवरी का पाकिस्तान में ट्विटर, जो कि अब एक्स कहलाता है, उसको बंद किया हुआ है। और चारों सूबाई हाई कोर्ट्स में दरखास्तें पड़ी हुई हैं, चल रही है, हुकूमत कहीं सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रही। अब एक लफ्ज का जवाब दे दिया कि जी वो वजारत दाखिला ने कहा था बंद कर दें। उससे पहले हालांकि वजीर खारजा और वजीर इत्तलात कह चुके हैं कि किसी ने नहीं कहा ट्विटर बंद करो। बाद में अदालत में पीटीए ने जवाब दे दिया कि जी वजारत दाखिला ने हमें कहा था बंद करो। तो क्या उन दोनों ने भी, वजीर खारजा और वजीर इत्तलात ने, फेक न्यूज दी थी? और फिर अब कहना कि वो कोई कौमी मुफाद के खिलाफ मवाद अपलोड हो रहा था इसलिए ट्विटर ब्लॉक हुआ। ये किसने कहा कि अपलोड हो रहा था? कहां पे अपलोड हो रहा था? वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा भाई मुझे बताओ वो कौन सी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो ये मामला बड़ा संगीन है और ये नजर आ रहा है कि इस मुल्क में एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें अब अदलिया के बाज लोग, एस्टेब्लिशमेंट और बाज सहाफी जो कि पेड है, वो और हुक्मरान जमात के जो से वाबस्ता जो कारकुन है, वो एक कैंपेन चला रहे हैं जी फौरन कानून साजी करे। ये सोशल मीडिया का गला दबाने की एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग है और इसके अंदर बहुत पैसा लगा है। पहले सोशल मीडिया के ऊपर वार करने के लिए इसी एस्टेब्लिशमेंट ने 5th जनरेशन की वार की इस्तिलाह घड़ी। उसमें फिर 5th जनरेशन वार के सोल्जर्स तैयार किए गए जो हम सहाफियों के ऊपर हमले करते थे, हमें गद्दार कहते थे, हमें गालियां देते थे, माँ बहन की झूठे गलीज इल्जामात लगाते थे किरदार के ऊपर, माओ बहनों के किरदार के ऊपर, सहाफियों की पर्सनल लाइफ को अजीबोगरीब इल्जामात से गंदा करते थे, उस पर कीचड़ उछालते थे, ये सब कुछ करते थे। ये वो तब पूरी कैंपेन थी
और अब उसी कैंपेन को एक नए तरीके से शुरू किया गया सोशल मीडिया का गला दबाने के लिए, क्योंकि उसके जरिए वो टारगेट हासिल नहीं हो सका। जो रियासती पॉलिसी की नाक के दरवाजे थी वो नहीं खामोश करवाई जा सकी। तो अब इस तरह कानून साजी करके उनको उनकी गर्दनें दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये बात याद रखना चाहिए हुक्मरान जमात को, खुसूसन नून लीग को, कि अगर आज वो जो लेजिस्लेशन करेंगे, पीका इन्होंने लेजिस्लेट किया था तो फिर इन्हीं के कारकुन पिछले दौर में इमरान खान साहब ने उठवाए। आज भी ये ऐसी कोई लेजिस्लेशन करके अगर एस्टेब्लिशमेंट को एक टूल दे जाएंगे तो याद रखिए ये ज्यादा अरसा हुकूमत में नहीं रह सकते, क्योंकि ये सिस्टम गिर रहा है। इट इज बाउंड टू कोलैप्स। तो ये गिरेगा तो कल ये अपोजिशन में बैठे होंगे, तो जब इनके खिलाफ को खौफनाक क्रैकडाउन शुरू होगा तो इनके जो सपोर्टर्स, इनके कारकुन हैं, वो इन्हीं लाज के तहत उठाए जाएंगे, क्योंकि फिर वो लाज उस अगली हुकूमत को सूट करते होंगे कि वो अपना नाकद आवाजें और पॉलिटिकल डेसेंट को कुचल ले। तो होश के नाखून लें। ये जो हमारे जुज़वक्ती सहाफ़ी हैं, जो आजकल सहाफ़त नहीं कर रहे, आजकल वो काउंसलर बने हुए हैं। फलां एरिए में नाली गंदी होगी, फलां इलाके में गांव में पुल नहीं जा रहा, तो फलां गली में हेरोइन बिक रही थी। वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ने वाले आजकल ट्वीट्स कर रहे हैं, सहाफ़त नहीं कर रहे। तो कल को जब वो सहाफ़त की तरफ वापस आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस दिन ये हुकूमत अपोजिशन में गई तो उनको सहाफ़त दोबारा याद आ जाएगी, क्योंकि उनकी सहाफ़त होती तब है जब ये जमात हुकूमत में ना हो। जब ये बात जमात हुकूमत से में आ जाए तो फिर ये वो फौरी तौर पर सहाफ़त छोड़ के फेक न्यूज़ और पता नहीं कौन कौन से मंत्र बयान करने लग जाते हैं। तो ये बड़ा इसके दूर रस असरात होंगे। तो ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।